नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम मूल अधिकार के भाग 3 को देखने वाले हैं। यहाँ से 20 प्रश्न को हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। अगर आपने इसके पहले भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 वीडियो को नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, जितने भी बन सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम रहेंगे, वहाँ से आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न कराया जा रहा है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो पहला प्रश्न होता है पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होता है, HW का प्रश्न हम यहाँ पे देख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पर जवाब बताया है, उसका आंसर का आपने जवाब दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता चला है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे, हर एक वीडियो का जो भी होमवर्क का प्रश्न रहता है, उसके अगले वीडियो में उसको कराया जाता है। तो इस वीडियो में भी एक होमवर्क का प्रश्न दिया गया है, उसको अगले वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो भी भारत के नागरिक रहते हैं, वह अगर विदेश में जाएंगे तो उनको कौन सा ऐसा आर्टिकल होता है जो उनके विदेश यात्रा के दौरान उनको एक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से बाहर आप जा रहे हैं किसी भी वर्क के लिए, किसी भी देश में जा रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो सरकार उसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जिसके तहत आपके लिए कोई किसी प्रकार का अनुच्छेद जो बनाया गया है, उसके तहत आपकी सहायता की जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे किस अनुच्छेद के तहत होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है विदेश यात्रा के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, आपको पता ही होगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न का आप जवाब बताइएगा। दिया गया है यहाँ पे, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद आप देखेंगे 23 और 24 में आपको देखने को मिलेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे 2 का यहाँ पे सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पे बताना है, जो अभी हमने देखा है शोषण से संबंधित जो भी है अनुच्छेद 23 और 24 में, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बच्चों के लिए, अगर बच्चों के प्रति शोषण होता है, ठीक है, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा किया गया है या फिर बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 24 में आप देखेंगे बच्चों के प्रति जो भी शोषण होता है उससे संबंधित यहाँ पे बात किया गया है या फिर बताया गया है अनुच्छेद 24 में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 3 का। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी कारखाने में कार्य करने से प्रतिषेध किया गया है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आप देखेंगे इसको पूछा गया है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम आप दिए होंगे, तो वहाँ से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, वहाँ से मॉडल पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी आयु के जो बालक होते हैं जिन्हें कारखाने आदि में कार्य करने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई जोखिम भरा कार्य होता है, उनको कितने आयु से कम रहेंगे। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी प्रश्न का आपको आंसर पहले से पता होगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के अगर कोई भी बच्चा है दोस्तों, उसको किसी भी जोखिम भरे कार्य को करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं, भले ही आप उसके माता पिता क्यों ही ना हो। ठीक है, ये भी आपके लिए एक जुर्म ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया गया है, उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कब उपस्थित करना होगा। बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जब क्या होता है दोस्तों, संविधान के अनुसार अगर देखेंगे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उससे या फिर बंदी बनाया गया है, ठीक है, तो उसे कब
नज़दीकी जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये ज़रूरी है कि उनको कब कितने समय के अंदर उनके सामने उनको लाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे बी हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा दोस्तों, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको उपस्थित करना होगा जिसे भी आपने गिरफ्तार या फिर बंदी बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और नोट पॉइंट में मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो भी आने जाने का जो भी टाइमिंग होता है, ठीक है, जो भी टाइमिंग लगेगा उसको यहाँ पे छोड़कर बात किया जाता है। ठीक है, बाकी जो भी टाइम लगता है आपको 24 घंटे का समय मिलता है। बाकी जो भी टाइमिंग लगेगा जाने में या फिर आने में, ठीक है, उसको इसमें जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। बताया गया यहाँ पे दोस्तों कि अगर आपने एक से अधिक जुर्म किया है तो आपको एक ही जुर्म के लिए सज़ा मिलेगा। ये नहीं है कि आपने अगर 2 से 3 या फिर 4 प्रकार के जुर्म किए हैं तो आपको बारी बारी से अलग अलग जुर्म जोड़ करके नहीं दिया जाएगा। इस तरह से कोई भी प्रावधान नहीं है। आपको सिर्फ अगर भले ही आप कितने भी जुर्म किए हों, ठीक है, आपको एक ही जुर्म के लिए सज़ा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद यहाँ पे 20 में आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 6 का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है। बताना आपको दोस्तों, जो भी धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है हमें, ठीक है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में इसको देखने को मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे डी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद देखेंगे 25 से लेकर के 30 तक के जो भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे बताया गया है। धर्म से संबंधित जो भी आपको स्वतंत्रता मिली हुई है उससे उसके बारे में यहाँ पे इन अनुच्छेदों में बताया गया है 25 से 30 के बीच में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अभी हमने 25 से 30 के बारे में अभी बात किया है। 25 से 30 के बारे में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में किसके बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे बताया गया है अनुच्छेद 25 में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे 8 का यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पूछा जा रहा है, उसका जो भी अधिकार है वह किस अनुच्छेद में इसके अधिकार के बारे में बताया गया है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 25 में बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए। आप किसी प्रकार के धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, उसका और भी उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। बताना आपको दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भी अल्पसंख्यक होते हैं दोस्तों, SC ST और भी जो भी उसके बाद भी जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो जनजातियां होती हैं उनको अपनी पसंद की जो भी संस्कृति को मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं या फिर उसका संचालन करने की जो भी मान्यता प्रदान की गई है या संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसके तहत उन्हें यह सभी मान्यता प्रदान की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत उन्हें यह मान्यता प्रदान की गई है। वह किसी भी प्रकार के संस्कृति के बारे में या फिर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो अपने अनुसार ही इसका जो भी कर सकते हैं संचालन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 के यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखिएगा, इसको मैं एकदम वेरी इंपॉर्टेंट कर ले रहा हूँ। इसको आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान का हृदय और आत्मा भी बोला जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 32 का जो भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 को मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है। आप पिछली वीडियोज़ को देखेंगे, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अभी मैंने बताया है दोस्तों, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है,
ठीक है, उन्होंने संविधान का हृदय एवं आत्मा किस चीज़ को किसके बारे में बताया है, जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है। किसने दिया है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बी आर अम्बेडकर साहब। और यह आर्टिकल किस में आता है दोस्तों, तो आर्टिकल ये 32 में आता है। इसके बारे में भी अभी मैं पिछले क्वेश्चन में कराया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो टोटल के यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है, बताना आपको दोस्तों। जो भी आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 किस परिस्थिति में इसको क्या कर सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, डी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त जो भी सभी दिया है यहाँ पे परिस्थितियाँ, वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी किया जा सकता है। सेना सदस्यों के संबंध में जो भी अगर हो जाता है तब भी किया जा सकता है। सैनिक विधि लागू अगर हो जाता है तब भी इसे क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 13 के यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, बताना आपको। ऐसा कौन सा अधिकार है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, बी हो जाएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार ही है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मौलिक अधिकार को ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। अगर कुछ इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो उसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, 14 के यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो बताना यहाँ पे दोस्तों। जो भी मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है वह किस न्यायालय के द्वारा किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। जो समादेश होता है, फिर रिट होता है, रिट जारी करके ही क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 15 के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट, यानी कि जिसको बोला जाता है याचिका बोला जाता है, दायर की जा सकती है। जो भी व्यक्तिगत होती है स्वतंत्रता को अगर छीना जा रहा है आपसे, कोई दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए किस प्रकार की रिट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है। आप एससी और एसटी जिसको बोला जाता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है दोस्तों एचसी और एससी, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह इसको दायर किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा होता है, राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। हेबियस कार्पस को ही यहाँ पे रिट जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसके लिए दायर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ऐसा कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन में देखेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। बंदी जो भी प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको हेबियस कार्पस बोला जाता है, उसको बोला जाता है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का रिट है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 17 का ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और किसे प्राप्त है। अभी मैंने बताया दोस्तों, जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जो दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी देखेंगे तो दोस्तों हाई कोर्ट को भी ये चीज़ें रिट जारी करने का जो भी दिया गया है, ठीक है, उसको भी शक्ति प्राप्त है। तो इसके अलावा और किसके पास भी यह है कि वो भी रिट जारी कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा। जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, यानी जिसको बोला जाता है दोस्तों हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को ही मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, वो अभी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 18 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त या फिर अलावा निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा ऐसा कौन सा याचिका होता है जिसे क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो लागू दोनों जगह किया जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो और भी बच रहा है, ठीक है, उसको कौन लागू कर सकता है, मतलब क्या क्या, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो हाई कोर्ट होता है वह किस किस चीज़ को, किन किन चीज़ों को वह लागू कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे पहले मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है, 5th नंबर का यहाँ पे ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सभी में देखेंगे उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ये सभी जो चीज़ें हैं उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अलावा मैं बता दूं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, दोनों जो भी 6 प्रकार के रिट होते हैं, सभी पूरे के रिट को जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 19 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे
यहाँ पे तो यहाँ पे 19 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा दोस्तों। जितने भी प्रकार के रिट हैं दोस्तों, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी लागू कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को बराबर यहाँ पे जो भी शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे 19 का ई हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। लिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? ऐसी कौन सी स्थिति बन जाएगी जब बंदी प्रत्यक्षीकरण जो भी याचिका होती है उसे दायर या फिर जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे 20 का यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। दोषपूर्ण जब पुलिस नज़रबंदी होती है उस समय क्या किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया जा सकता है। जिसके अलावा जिसके तहत क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति को जिस पे संदेह होता है उसको पकड़ करके उसको बंदी बनाया जाता है, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे आज का होमवर्क प्रश्न को देख लेते हैं। दिया गया है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? बताना आपको दोस्तों, जो भी अवैध निरोध के मामले में अगर कोई ऐसा मामला है जिसको क्या कर सकता है, जो न्यायालय परमादेश कौन सा दे सकता है, ठीक है। किस प्रकार का वो आदेश दे सकता है न्यायालय, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।